नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास, 1 रुपए की डकैती, पार्ट 4। हाँ, देवराज चौहान कुछ भी कर सकता है। उसके पास हर तरह का खतरा उठाने का हौसला है और अपने हौसले से बढ़कर सबसे बड़ा काम तो वह कर ही चुका है। मीर सिंह हंसा। कौन सा बड़ा काम? सुरेंद्र पाल के रूप में यहाँ आकर, मीर सिंह की मान में आकर। मीर सिंह चावला की आवाज में कड़वे भाव आ गए, वरना आम इंसान तो शेर की मान के आसपास भी आने का हौसला नहीं करता। अजीत मलिक मीर सिंह के चेहरे पर छाए खतरनाक भावों को देखता रहा। मलिक, मीर सिंह ने दांत भींचकर कहा, देवराज चौहान को सर्वेंट क्वार्टर दे दो। जी, अजीत मलिक ने सिर हिलाया। लेकिन सर, आप जानते हैं कि वह यहाँ पर 1 रुपए की डकैती करने आया है, जिसके लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे में उसे पांव फैलाने का मौका नहीं देना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि अभी इसी वक्त उसे। मलिक, मीर सिंह ने खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, मैं शिकार नहीं कर रहा, खेल खेल रहा हूँ, और खेल में सहन शक्ति की ज़रूरत होती है, यह देखने के लिए कि सामने वाला कौन सी चाल चलता है, और जब वह चाल चले तो उससे बढ़िया चाल चलकर उसे दिखाओ। खेल में कभी घबराते नहीं, जल्दी में गलत फैसले नहीं करते कि सामने वाला जीत जाए या फिर खेल शुरू होने से पहले ही बाजी खत्म हो जाए। मौत की शतरंजी खेल में तो बहुत समझदारी से चलना पड़ता है, खासतौर से तब जबकि सामने देवराज चौहान जैसा इंसान डटा हो। अजीत मलिक के चेहरे पर असहमति के भाव थे। सर, मैं तो इतना समझता हूँ, अगर सामने खतरा हो तो उसे फौरन खत्म कर देना चाहिए। सामने वाले को अगर मौका देते रहे तो वह कामयाब भी हो सकता है। एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि हमारे द्वारा दी गई ढील की वजह से वह अपने पांव जमा ले और हम कुछ भी ना कर सके। मीर सिंह के होठों से मौत की सर्द हंसी निकली। मलिक, हंसी रोकते हुए मीर सिंह लापरवाही से कह उठा, देवराज चौहान को डकैती मास्टर के नाम से जाना जाता है, और सुनने में आया है कि देवराज चौहान शायद किसी भी डकैती में असफल नहीं हुआ, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब ऐसा वक्त आ गया है कि वह मेरे ही घर में 1 रुपए की डकैती करने आ पहुंचा है। ऐसे में मैं देखना चाहता हूँ कि उसकी डकैती करने के अंदाज में ऐसी क्या खासियत है कि वह सफल ही होता है, और मेरे यहाँ भी होता है या नहीं। अजीत मलिक के चेहरे पर असहमति के भाव थे। उस पर थोड़ी बहुत नज़र रखो, वैसे कंट्रोल रूम से तो यदा कदा उसे देख ही लिया जाता होगा। मैं खुद भी फुर्सत में उसे देख लेता हूँ। वह जो करता है उसे करने दो, कोई गड़बड़ करता भी नज़र आए तो नज़रअंदाज कर दो। देखो वह क्या करता है, कैसे करता है। जी, जाओ उसे सर्वेंट क्वार्टर दे दो। मीर सिंह की निगाह पुनः टीवी स्क्रीन पर जा टिकी। देवराज चौहान को कुछ करने का मौका दो, आखिर कब तक झाड़ू सफाई करता रहेगा। कहने के पश्चात मीर सिंह हंसा। अजीत मलिक ने सिर हिलाया और इजाजत लेकर वापस निकल गया। बनवारी लाल बंगले के बगीचे में माली का काम करता था। बरसों से वह इसी काम में था। बंगले का सारा बगीचा उसने ही अपने हाथों से लगाया था, जो कि आज बेहद खूबसूरत दिखता था। लॉन की मखमली घास और पेड़ों को इस तरह सजा रखा था कि देखते ही बनता था। बनवारी लाल को रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर मिला हुआ था। जब वह यहाँ आया था तो साहब उसकी बेटी धन्नो थी, जो कि सिर्फ 13 साल की थी, लेकिन इस वक्त 22 साल की बेहद खूबसूरत युवती थी। उसे देखकर कहा नहीं जा सकता था कि बनवारी उसका बाप होगा। धन्नो की माँ तो तभी मर गई थी जब वह 5 साल की थी। धन्नो खाना बहुत अच्छा बनाती थी, धीरे धीरे सब सीख लिया था, और अब वह बंगले के किचन की इंचार्ज थी। सबका खाना वही बनाती थी, नौकरों से लेकर मालिक तक का, वहाँ पर पहरा देने वाले गनमैनों तक का, करीब 25 लोगों का खाना। और इस काम में उसका हाथ बटाते थे लक्ष्मण, मुरली और कन्हैया नाम के नौकर। बंगले में सर्वेंट क्वार्टर में मोहनलाल नाम का 30 वर्षीय युवक रहता था, जो कि मीर सिंह चावला का ड्राइवर था। देखने में ठीक ठाक था और धन्नो पर नजर रखता था। दोनों में कभी कभार प्यार भरी आंख मिचौली चल जाती थी, परंतु धन्नो कम और मोहनलाल उसके पीछे ज्यादा रहता था। धन्नो के पिता बनवारी को मोहनलाल अक्सर पटाने की चेष्टा में रहता कि धन्नो का हाथ वह उसके हाथ में दे दे, उनकी दूरी रिश्तेदारी में बदल जाए। परंतु बनवारी भी खेला खाया था और मोहनलाल को अक्सर ढेर सारी तसल्लियां देकर अपने पास से खिसका देता। यह त्रिकोण मोहनलाल, धन्नो और बनवारी, इन तीनों के बीच ही था। चौथी को तो हवा भी नहीं थी,
कि ड्राइवर मोहनलाल कैसी खिचड़ी तैयार करने की चेष्टा में लगा हुआ है। शाम को 4 बजे के करीब देवराज चौहान को अजीत मलिक नजर आया। तब देवराज चौहान डाइनिंग टेबल की कुर्सियां झाड़ने साफ करने में व्यस्त था। बाबूजी, देवराज चौहान जल्दी से मलिक की तरफ बढ़ा। अजीत मलिक ठिठका। देवराज चौहान उसके करीब पहुंचा, हाथ जोड़कर कुछ कहने लगा कि मलिक कह उठा, मालिक से मैंने बात कर ली है, आज से तुम सर्वेंट क्वार्टर में रह सकते हो। मेहरबानी बाबूजी, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं धन्नो तुम्हें तुम्हारा क्वार्टर दिखा देगी, मलिक ने शांत स्वर में कहा। रात को दंगा करने की आदत तो नहीं है? दंगा? 2 घूंट भरकर शोर मचाने की आदत? कैसी बात करते हैं बाबूजी, हम तो पीते भी नहीं। देवराज चौहान ने भोलेपन से कहा। कहने के साथ ही मलिक आगे बढ़ गया। देवराज चौहान अपने काम में लग गया। वह ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर रहा था कि इधर उधर छिपे वीडियो कैमरे उसकी असलियत उजागर कर दे। बिल्कुल नौकरों की तरह के रंग ढंग अपना रखे थे उसने, अपने काम में मस्त व्यस्त, इधर उधर देखने की भी जरूरत नहीं। करीब आधे घंटे के बाद धन्नो उसके पास पहुंची। खूबसूरती का ढेर धन्नो। कोई कह नहीं सकता था कि वह नौकरानी है, खाना बनाने वाली है, मरना पसंद करेगा, लेकिन उसे नौकरानी कहना नहीं। 5.5 फीट की लंबाई, गदराया बदन, चुलबुली आंखें, गोरा रंग। इस समय बदन पर गुलाबी रंग की कमीज सलवार पहन रखी थी, कंधों तक कटे बाल। देवराज चौहान ने उसे देखा। धन्नो पूरे दमखम के साथ मुस्कुराई। क्या हाल है रे? धन्नो ने जान लेने वाले अंदाज में कहा। 2 पल के लिए तो देवराज चौहान कुछ समझ नहीं सका। मेरा नाम धन्नो है, धन्नो। जानता नहीं मुझे? जानता हूँ, 1-2 बार पहले भी देखा है। देखा है तो सुन लो, धन्नो मर जाए तो तुम सब धन्नो के पीछे पीछे भूखे मर जाओगे। हाँ, मैं ही बनाती हूँ सबका खाना। एक दिन भी बीमार पड़ गई तो लक्ष्मण का बनाया खाना खाने का मन नहीं करेगा। देवराज चौहान के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। अब समझ गया? क्या? यही कि तू धन्नो है। हाँ। धन्नो गले में पड़ी चुन्नी हाथ से पकड़कर हवा में लहराते हुए बोली। और वो जो माली का काम करता है ना, बनवारी लाल, मेरा बाप है वो। बाप? बाप का मतलब नहीं जानता रे? जानता हूँ, देवराज चौहान ने शांत अंदाज में कहा। मेरे बारे में सब कुछ जान गया ना? हाँ। ठीक है, अपने बारे में बोल। क्या नाम है तेरा? सुरेंद्र पाल। किसकी सिफारिश में तू यहाँ नौकर लगा? सिफारिश? हाँ, तेरे को किसने यहाँ लगाया? चमन लाल ने। मैं उसकी बहन का लड़का हूँ। तो तेरे को लगाकर वह खुद चला गया? हाँ, उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी, इसलिए। छोड़ उसे, अपनी बात कर। धन्नो ने प्यार भरी मुस्कान के साथ उसे देखा। तू तो बड़ा गबरू जवान है। मैं तो कब से तेरे जैसा ढूंढ रही थी। 3 दिन से तुझे देख रही थी, लेकिन मैं भी क्या करती, दिन भर तो काम करती रहती और शाम को मुझे फुर्सत मिलती तो तू चला जाता था। लेकिन अब ठीक है। क्या ठीक है? तेरे को रहने को क्वार्टर मिल गया रे। अजीत साहब मेरे को बोला तेरे को कोई क्वार्टर दे दूं। कहते हुए धन्नो ने आंख दबा दी। तेरे को अपने बगल वाला क्वार्टर दूंगी, खाली पड़ा है, आने जाने में परेशानी नहीं होगी। चलेगा ना? हाँ। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। तेरी शादी हो गई है? नहीं। झूठ तो नहीं बोलता? सच कहता हूँ, मैंने अभी तक शादी नहीं की। फिर ठीक है। मेरा बापू बहुत परेशान था मेरी शादी के लिए, उसे कोई लड़का नहीं मिल रहा था। अब तो लड़का बगल वाले क्वार्टर में आ गया रे। कहते हुए धन्नो ने एक आंख दबाई। देवराज चौहान फंसे भाव में धन्नो को देखता रह गया। चल, तेरे को क्वार्टर दिखा दूं, लेकिन काम? चल रे, काम होता रहेगा। कहने के साथ ही धन्नो ने देवराज चौहान की बाह पकड़ी और उसे वहां से लेती चली गई। बंगले के पिछवाड़े नौकरों के रहने के लिए 16 क्वार्टर बने थे। एक ही लाइन में 8 कमरे और बाकी के 8 ठीक उनके ऊपर वाले क्वार्टर में जाने के लिए सीढ़ियां बाहर से ही निकलती थी। धन्नो देवराज चौहान को जिस क्वार्टर में ले आई थी वह एक कमरे का था। अटैच्ड बाथ टॉयलेट था, एक तरफ बेड लगा था और कमरे के बीच एक कुर्सी पड़ी थी। एक आदमी के रहने के लिए वह कमरा काफी था। कैसा लगा रे? धन्नो ने शोक स्वर में कहा। अच्छा है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। और मैं कैसी लगती हूँ? धन्नो ने चुन्नी हाथ में पकड़कर उसे लहराते हुए कहा। तुम? देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ मैं, धन्नो ने शोक स्वर में कहा। कैसी लगती हूँ मैं? अच्छी हो, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। बस?
धन्नो ने देवराज चौहान को घूर कर देखा। सिर्फ अच्छी? हाँ, अच्छी लगती हो, देवराज चौहान ने भोलेपन से कहा। बुद्धू हो, कभी किसी लड़की के पास नहीं बैठे? धन्नो ने मुंह बनाकर कहा। लड़की के पास? हाँ, बैठा हूँ। किसके? गांव में चमेली है ना, दूध वाले की बेटी, बहुत शैतान है। उसके साथ खेतों में बेर तोड़ने जाते थे। जब खेतों के बीच घंटों बैठे रहते थे। कई बार तो वह मेरी गोद में ही सो जाती थी। उसे उठाकर गांव में लाना पड़ता था। छोटी थी ना, इसलिए उसकी देखभाल भी करनी पड़ती थी। बहुत प्यारी लड़की थी। धन्नो के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव उभरे। कितनी उम्र थी उसकी? 5 नहीं 6 बरस की है, देवराज चौहान ने मासूमियत भरे स्वर में कहा। धन्य के चेहरे पर ऐसे भाव आए कि अभी डंडा उठाकर देवराज चौहान के सिर पर मार देगी। मैं बच्ची की नहीं, लड़की की बात कर रही हूँ, जिसकी उम्र 15 साल हो। हाँ हाँ, उसके साथ भी बैठा था। पिछले बरस की तो बात है, गांव में मेला लगा था। फूलवती मुझे बता रही थी कि वह 16 बरस की हो गई है। उस दिन एक ही सीट पर बैठकर हम दोनों ने झूला खेला था। धन्नो के चेहरे पर ढेर सारी झल्लाहट के भाव उभरे। अकल नाम की तो तेरे में कोई चीज नहीं है, धन्नो पांव पटकने वाले अंदाज में बोली। ऊपर वाले ने तुझे इतनी बढ़िया कद काठी सूरत दी है, अकल होती तो क्या सफाई का ही काम करता? मुझसे कोई गलती हो गई? देवराज चौहान ने घबराए स्वर में कहा। धन्नो तेरे सामने खड़ी है, मेरी खूबसूरती में तूने एक शब्द भी नहीं कहा और पूछता है मेरे से कोई गलती हुई? इतनी बड़ी गलती कर चुका है। खैर, फिक्र नहीं कर, धन्नो तेरे को सब समझा देगी। तेरे को एकदम फिट करके एक्सपर्ट कर देगी। धन्नो नाम है मेरा। बड़ी बड़ी रुकी गाड़ियों को रफ्तार के साथ दौड़ाना जानती है। बेशक गाड़ियों में पेट्रोल हो या ना हो, तेरे में तो पेट्रोल ही पेट्रोल है। और पेट्रोल तो तभी इस्तेमाल होगा जब तुझे गियर डालने आ जाए। फिक्र नहीं कर, धन्नो इंजन गर्म करके ऐसा गियर डालेगी कि तेरी गाड़ी भी दौड़ने लगेगी। देवराज चौहान ने मूर्खों की तरह सिर हिला दिया। तुझे अभी गियर डालनी नहीं आती, इसलिए बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता देती हूँ। धन्नो तेरे बाजू वाले क्वार्टर में रहती है। बापू तो रोज पीकर सो जाता है, लेकिन मुझे देर से नींद आती है। जवान हूँ, जवानी में तो चूर होने के बाद ही नींद आती है। देवराज चौहान धन्नो को देखता रहा। देखता क्या है, अब धन्नो जा रही है। शाम हो चुकी है, रात का खाना तैयार करना है। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है धन्नो को। रात को बातें करेंगे। आज तेरे को स्पेशल खाना खिलाऊंगी। स्पेशल? देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ, मलिक वाला स्पेशल। किसको क्या देना है, धन्नो की मर्जी। मालिक भी नहीं बोल सकते। धन्नो कोई ऐसी वैसी नहीं है, पूरी चलती है धन्नो की। क्वार्टर में ही रहना तुम। मुझे सामान लेने जाना है। सामान? हाँ, मेरे कपड़े तो कहीं और पड़े हैं। वह तो देख, धन्नो ने आदेश भरे लहजे में कहा। धन्नो की बात तू कान खोलकर सुन ले। कहीं भी जा, लेकिन खाना खाकर नहीं आना। खाना तेरे को धन्नो खिलाएगी, समझा रे? देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। कब तक आएगा? देवराज चौहान ने बीड़ी सुलगाई और कश लेकर बोला, 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, 2 घंटे बाद तू धन्नो को इसी क्वार्टर में मिलना जरूर। अगर नहीं मिला, धन्नो को गुस्सा आ गया तो तेरे खाने में नमक में चुड़ैल देगी, समझा रे? देवराज चौहान ने सिर हिलाया। तू धन्नो के सामने बीड़ी मत पिया कर, मैं तेरे को विदेशी सिगरेट पिलाऊंगी। विदेशी? तू धन्नो को क्या समझता है? धन्नो की पहुंच बहुत दूर दूर तक है। अब तू 2 घंटों के बाद धन्नो को यहीं मिलना। चलती हूँ, कहने के साथ ही धन्नो पलटकर बाहर निकल गई। देवराज चौहान ने गहरी लंबी सांस ली और गले से फांसी का फंदा हट गया हो, हाथ मुंह धोकर देवराज चौहान क्वार्टर से निकलने की तैयारी कर रहा था कि 30 वर्षीय मोहनलाल ने भीतर प्रवेश किया। देवराज चौहान की निगाह उस पर जा टिकी। जानता है मेरे को? मोहनलाल शान से कमीज के कॉलर खड़े करते हुए बोला। नहीं। देवराज चौहान का स्वर शांत और चेहरा भावहीन था। मुझे मोहनलाल कहते हैं, मीर सिंह जी का ड्राइवर हूँ। ठीक बंदा नहीं हूँ मैं। इसी से हिसाब लगा लो कि 10 दिन में 1 दिन के लिए घर जाता हूँ तो गली मोहल्ले के बच्चे और बड़े कहते हैं मोहन दादा आ गया। मैं बहुत खराब बंदा हूँ, मोहनलाल ने दादाई अंदाज में कहा। देवराज चौहान का चेहरा शांत ही रहा। मुझसे क्या गलती हो गई मोहन दादा? देवराज चौहान ने झुके स्वर में पूछा। गलती हुई नहीं तो हो सकती है, मोहनलाल ने पूर्वता अंदाज में कहा। धन्नो तेरे साथ इतनी देर तक कमरे में क्या कर रही थी?
घड़ी के हिसाब से पूरे 15 मिनट तक। कुछ नहीं, वह तो। खबरदार, झूठ मत बोलना। 15 मिनट तक धन्नो तेरे साथ कमरे में रही और तू कहता है कि कुछ नहीं कर रही थी, जबकि 15 मिनट में तो सारे 3 डब्बे बज जाते हैं। बोल, क्या कर रही थी? मोहनलाल ने अपने स्वर में क्रोध भरकर पहले वाले दादाई अंदाज में कहा। मोहन दादा, देवराज चौहान ने अपनी आवाज में नरमी भरकर कहा। वह मुझे बता रही थी कि यह बेड है और यह कुर्सी, उधर बाथरूम है और। बस बस, मोहनलाल मुंह बनाकर कह उठा। यह तू नहीं देख सकता था? देख तो सकता था, अब वह दिखाने लगी तो मैं क्या करता? देवराज चौहान ने भोलेपन से कहा। ठीक है, धन्नो ने और तो कुछ नहीं दिखाया? मोहनलाल ने स्वर में सख्ती भर ली। और क्या? और कुछ? हाँ, दिखाया था। देवराज चौहान की आवाज में सीधे साधे नौकरों की तरह भोलापन भरा हुआ था। दिखाया था? मोहनलाल क्षण भर के लिए अचकचा उठा। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिला दिया। क्या? बोल, क्या दिखाया था? जल्दी बता। हाथ। हाथ? मोहनलाल ने अजीब सी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। हाथ में क्या था? खाली था। तो फिर हाथ क्यों दिखाया? मोहनलाल खींच उठा। कह रही थी, मेरी हाथ की रेखाओं में तुम जैसा सजीला नौजवान ही लिखा है। क्या? मोहनलाल चीख सा उठा। ऐसा कहा उसने? मैं देख लूंगा उसे, लेकिन तुम कान खोलकर सुन लो। धन्नो की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। वह मेरी है, उसकी मेरी जल्दी ही शादी हो जाएगी। उसके बाप को पटाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आधा पट भी चुका है, बाकी का आधा पट जाएगा। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। तुम धन्नो और मेरे बीच मत आना, वरना मोहन दादा का कहर तुम पर टूट पड़ेगा। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मोहन दादा को देखकर तो बड़े बड़े पीछे हट जाते हैं, फिर तुम तो हो ही क्या। कहने के साथ ही मोहनलाल पलटा और बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली और कपड़े बदलने लगा। मीर सिंह के नौकरों वाले नीले कपड़े उतारे और सादी पैंट कमीज पहनकर बाहर निकल गया। शाम को 6 बज रहे थे। जाते जाते गेट पर खड़े गनमैन को बताता गया था कि वह झोपड़ी से अपने कपड़े सामान लेने जा रहा है। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट ऐश ट्रे में डाली, फिर जगमोहन को देखा। सोहनलाल को ढूंढा? हाँ, 3 दिन से उसे ही ढूंढ रहा हूँ। एक तो जगह उसके आने की खबर मिली है कि वहाँ नशे की गोली लेने आता है। बहुत जल्दी उसे मैं पकड़ लूंगा, जगमोहन ने कहा। मेरे को जो औजार चाहिए तिजोरी खोलने के लिए वह तुम्हें बता चुका हूँ। 2 दिन तक मेरा रिश्तेदार बनकर मीर सिंह के यहाँ आना और औजार दे जाना। जगमोहन ने हौले से सिर हिलाया। मीर सिंह के यहाँ की क्या पोजीशन है? ठीक है, तिजोरी मिली? अभी नहीं। सच पूछो तो तिजोरी को तलाश करने का मुझे मुनासिब वक्त ही नहीं मिल पाया। अब दिन रात वहाँ रहूंगा तो तिजोरी भी तलाश कर लूंगा, जो कि यकीनन मीर सिंह के बेडरूम में कहीं छिपी पड़ी है। मीर सिंह के यहाँ खतरे को तलवार हर समय सिर पर रहेगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं सावधान हूँ। जगमोहन के चेहरे पर व्याकुलता जमी रही। मुझे अभी वापस पहुँचना है, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा और उठ खड़ा हुआ। वहाँ अपना ध्यान रखना, जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा। देवराज चौहान शांत अंदाज में मुस्कुराया। देवराज चौहान जब मीर सिंह के बगले पर पहुंचा तो रात के 9 बज रहे थे। बगल में लोहे का संदूक दबा रखा था, जिसका कुंडा गायब था। सबसे पहले उसे मेन गेट पर रोका गया। वहां 4 गनमैन मौजूद थे। सुरेंद्र पाल नाम है तुम्हारा? एक गनमैन ने पूछा। जी माई बाप। देवराज चौहान संदूक को बाह में दबाए घबराए से स्वर में कह उठा। चमन लाल का रिश्तेदार है, नया लगा है, दूसरे गनमैन ने कहा। पहले वाले ने सिर से पांव तक देवराज चौहान को देखा। बाकी 2 गनमैन अपनी जगह पर इनकी तरफ से लापरवाह खड़े थे। क्या काम करता है? गनमैन की आवाज़ जरा हल्की हुई। सफाई का काम करता हूँ हुजूर। संदूकचे में क्या है? कपड़े हैं माई बाप। मैं। खोल कर दिखा। देवराज चौहान ने फौरन संदूक नीचे रखा और उसे खोला। मेन गेट पर लाइट थी। इस पर भी गनमैन ने टॉर्च निकालकर संदूक के भीतर रोशनी फेंकी। देवराज चौहान ने एक एक कपड़ा निकालकर खाली संदूक सामने कर दिया। बंद कर। गनमैन टॉर्च बंद करके कमर में अटकाता हुआ बोला। देवराज चौहान कपड़े भीतर डालकर संदूक बंद करके बगल में दबाते हुए उठा। कोई हथियार है पास में? राम राम, कैसी बातें करते हैं माई बाप, देवराज चौहान भोलेपन से बोला। इसकी तलाशी लो, टॉर्च वाले ने दूसरे गनमैन से कहा।
देवराज चौहान ने संदूक नीचे रखा और अपनी तलाशी दी। न तो कुछ था और न ही कुछ हासिल हुआ। जा, टॉर्च वाले ने कहा और बड़े गेट में लगा छोटा गेट खोल दिया। संदूक को बगल में दबाए देवराज चौहान भीतर प्रवेश कर गया। दाएं बाएं लॉन और रास्ते के आसपास पेड़ों की कतारें थी। कहीं कहीं लाइट ऑन थी। इधर उधर गनमैन घूमते नजर आ रहे थे। उनकी गिनती करना तो कठिन था, फिर भी 15 तो होंगे ही। देवराज चौहान बंगले के पिछवाड़े जाने वाले रास्ते पर बढ़ता रहा कि सामने से आते अजीत मलिक को देखकर ठिठक गया। नमस्कार बाबूजी, देवराज चौहान ने खुशी भरे लहजे में कहा। नमस्कार नमस्कार, क्वार्टर मिल गया ना? जी हाँ, धन्नो ने दिखा दिया था। ठीक है, जाकर आराम करो। तुम चमनलाल के रिश्तेदार हो, इसलिए तुम्हें क्वार्टर दे दिया, नहीं तो हम नए नौकरों को क्वार्टर नहीं देते। कहते हुए मलिक ने संदूक की तरफ इशारा किया। इसमें क्या है? कपड़े हैं बाबूजी। गेट पर गनमैनों ने संदूक को चेक किया। जी किया, मेरी तलाशी भी ली। ठीक है, जाओ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो धन्नो से कह देना। देवराज चौहान ने दाएं बाएं सहमति भरे अंदाज में सिर हिलाया। अजीत मलिक आगे बढ़ गया। जो कमीज पैंट पहन रखी थी उन्हीं को पहनकर देवराज चौहान बेड पर लेटा हुआ था। यहाँ वह सफाई करने वाला मामूली सा नौकर था, और नौकर कभी भी नाइट सूट या कुर्ता पजामा नहीं पहनते। अधिकतर कच्छा पहनकर ही सोने के आदी होते हैं। 10 बजने को जा रहे थे, तभी दरवाजे पर आहट हुई और धन्नो ने भीतर प्रवेश किया। आ गया रे, धन्नो मुंह फुलाकर बोली। 2 घंटे की कहकर गया था और लौटा 4 के बाद। मैं तो बहुत देर से आया हुआ हूँ, देवराज चौहान चारपाई पर बैठता हुआ बोला। झूठ मत बोल, भूख लगी है क्या? धन्नो अपने पेट पर हाथ मारकर बोली। हाँ, तो मुंह से फूटता क्यों नहीं? धन्नो को बोल। कहते हुए धन्नो का अंदाज बदला और आगे बढ़कर देवराज चौहान के कंधों पर दोनों हाथ रख दिए। सुरेंद्र पाल, मेरे सब कुछ, मैं तेरे को इतना बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया करूंगी कि 4 दिन में ही तेरा चेहरा लाल हो जाएगा, तेरी छाती और बढ़ जाएगी, लंबाई लंबी हो जाएगी, और खैर छोड़, बाकी बातें बाद में, मैं तेरे लिए स्पेशल खाना लाती हूँ। कहने के साथ ही धन्नो पलटकर बाहर निकल गई। देवराज चौहान सक पकाया सा बैठा रहा। हालात ऐसे थे कि सब कुछ उसे बर्दाश्त करना था, लेकिन धन्नो का चुलबुलापन डकैती के दौरान उसके लिए कभी भी मुसीबत खड़ी कर सकता था। मौके बेमौके पर आकर वह कभी भी काम के दौरान उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती थी। देवराज चौहान ने बीड़ी सुलगाई और कश लेने लगा। 10 मिनट में ही धन्नो खाना ले आई। उसके भीतर आते ही खाने की खुशबू वहां फैल गई। धन्नो जानलेवा अदा के साथ मुस्कुराई। मेरे पाल, तेरे लिए मैं इतना बढ़िया खाना लाई हूँ कि तूने कभी नहीं खाया होगा। धन्नो खाने का थाल फर्श पर रखती हुई बोली। चल बैठ नीचे, मैं अभी आई। कहने के साथ धन्नो पलटकर बाहर निकल गई। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली और चारपाई से उठकर बाथरूम से हाथ वगैरह धोकर कमरे में आकर बैठने लगा कि तभी धन्नो ने भीतर प्रवेश किया। अरे, अभी तक तो बैठा नहीं? बैठ रहा हूँ, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। ऐसे कैसे बैठेगा? इतनी टाइट पतलून पहनी हुई है, उतार इसे। क्या? देवराज चौहान के होठों से निकला। उतार ना, बैठने में आसानी होगी। धन्नो मुंह बनाकर कह उठी। लेकिन तुम्हारे सामने। एक बात सुन ले रे, धन्नो हाथ की उंगली हिलाकर बोली। धन्नो के सामने शर्माने से काम नहीं चलेगा। उतार, 1 मिनट के भीतर तूने नहीं उतारी तो मैं खुद उतार दूंगी, सोच ले। देवराज चौहान ने मन ही मन जगमोहन को याद किया कि इन हालात से वह अच्छी तरह निपट सकता था, क्योंकि वह भी चुलबुलेपन पर उतर आता था। लेकिन यह हालात ऐसे थे कि ना तो वह इनकार कर सकता था और न ही हाँ कर सकता था। वह नहीं चाहता था कि डकैती से पहले ही ऐसी कोई बात हो जाए कि आगे तक बढ़ने में अड़चन आए। इस समय उसे सबको खुश करते हुए आगे बढ़ना था। देवराज चौहान ने पैंट उतार दी, नीचे अंडरवियर था। देवराज चौहान मुस्कुराया। बैठ रे, मुस्कुराता क्या है? देवराज चौहान खाने के थाल के आगे बैठ गया। धन्नो भी नीचे बैठी और हाथ में पकड़ा डिब्बा नीचे रखती हुई बोली। यह ले, अमूल का देसी घी है, बिल्कुल नया डिब्बा है। धन्नो तेरे वास्ते लाई है, पूरे 5 ऊपर 100 का आता है। यहीं रख ले इसे, जब भी खाना खाए 10-12 चम्मच डाल लिया कर। खत्म हो जाएगा तो और ला दूंगी। धन्नो का दिल बहुत बड़ा है। तेरा भी बड़ा है कि छोटा सा है? क्या? धन्नो तेरे दिल के बारे में पूछ रही है।
हाँ, बहुत बड़ा है। देवराज चौहान धन्नो की बातों का जवाब देने को मजबूर था। क्या? मैं धन्नो को दिल के बारे में बता रहा हूँ और किसी चीज के वास्ते नहीं। देवराज चौहान ने धन्नो के ही शब्दों की नकल की, परंतु चेहरा शांत स्थिर था। ठीक है, ठीक है, कहते हुए धन्नो ने अमूल घी का डिब्बा खोला और चम्मच से सब्जी में ढेर सारा घी डाल दिया। ले, सेहत बना और मजे ले, डिब्बा छिपा कर रख लेना। कहने के साथ ही धन्नो ने प्यार से देवराज चौहान के गाल पर हाथ फेरा। देवराज चौहान ने पीछे होने की चेष्टा की। धन्नो खिलखिलाती हुई खड़ी हो गई। शर्माता है? फिक्र मत कर, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। शुरू शुरू में सब शर्माते हैं। मैं चलती हूँ, 1-2 और काम है, निपटा लूँ। बर्तन यहीं रहने देना, सुबह कन्हैया ले जाएगा। जल्दी आऊंगी रे, सो मत जाना। शोक स्वर में कहने के साथ ही धन्नो पलटी और बाहर निकल गई। मोहनलाल क्वार्टर के बाहर खड़ा भीतर होने वाली सारी बातें सुन रहा था। जब धन्नो देवराज चौहान के क्वार्टर से निकलकर बंगले की तरफ गई तो वह कुछ कदम दूर अंधेरे में जा छिपा था। जब धन्नो बंगले में चली गई तो मोहनलाल अपनी जगह से निकला। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो रहा था। उसने एक बार देवराज चौहान के क्वार्टर के खुले दरवाजे को देखा, फिर खुद पर काबू पाते हुए बगल के बनवारी वाले क्वार्टर में जा घुसा, जहां धन्नो का पिता बनवारी गिलास में देसी दारू भरकर पीने में मस्त था, व्यस्त था। बनवारी? मोहनलाल का स्वर उखड़ा हुआ था। बनवारी ने घूंट भरते हुए मोहनलाल को देखा। आ प्यारे मोहन, गिलास उठा ला, दोनों बैठकर। मैं तेरे पास देसी दारू पीने नहीं आया, मेरा स्टैंडर्ड ऊंचा है, अंग्रेजी पीता हूँ, मोहनलाल ने उखड़े स्वर में कहा। वही अंग्रेजी जो तू मुझे पिला चुका है? हाँ, कई बार पिलाई है। बनवारी लाल ने नशे से भरी आंखों से उसे देखा। क्या बात है प्यारे मोहन, आज तेरा सुर टेढ़ा है? एक चीज को छोड़कर मेरा सब कुछ टेढ़ा है, मोहनलाल आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। तेरा मतलब? बनवारी घूंट भरता हुआ कह उठा। तेरी एक चीज सीधी है? हाँ। क्या? खोपड़ी, दिमाग, मोहनलाल ने उखड़े स्वर में कहा। जानता है तेरी बेटी ने आज क्या किया? धन्नो ने? बनवारी लाल मुस्कुराया। क्या किया धन्नो ने? वह जो नया आया है ना, चमन लाल की बहन का लड़का, क्या घटिया सा नाम है। हाँ, सुरेंद्र पाल, उस साले के पीछे धन्नो भागी फिर रही है, मोहनलाल ने तीखे स्वर में कहा। अच्छा? बनवारी लाल ने आंखें फाड़ी। हाँ, मोहनलाल की आवाज कुछ धीमी हो गई। उसे खाने को बढ़िया बढ़िया चीजें दी। बढ़िया बढ़िया? अच्छा? बनवारी लाल ने आंखें फाड़कर मोहन को देखा। हाँ बनवारी, मोहनलाल पूर्वता लहजे में बोला। धन्नो से मत कहना, मैं छिपकर सब देख रहा था। खाने के साथ अमूल देसी घी का नया डिब्बा, बोली रख ले, खत्म हो जाएगा तो और दे दूंगी। बहुत सेवा कर रही थी उसकी। पूछो मत। धन्नो ने उसके गाल को भी छुआ। बनवारी लाल ने जल्दी से थाम रखा गिलास खाली कर दिया। अमूल घी का डिब्बा दिया उसे? बनवारी मुंह बनाकर बोला। मुझे तो सूखी रोटी देती है, आने दे धन्नो को। आज उसकी अकल सीधी न कर दी तो मेरा नाम बनवारी नहीं, मैं उसकी सारी हवा निकाल दूंगा। उसे मारना मत बनवारी, बच्ची है, समझ जाएगी। ठीक है, तू कहता है तो डांट लगा दूंगा। और समझा देना कि चमन लाल की बहन के लड़के से अमूल घी का डिब्बा लेकर मोहन को दे दे, मोहनलाल ने चिकनी चुपड़ी स्वर में कहा। कहना मोहन का ध्यान रखा करे। चिंता मत कर, सीधा कर दूंगा धन्नो को। सुन मोहन बेटे, बनवारी लाल एकाएक बात बदलता हुआ बोला। तेरी जेब में कुछ पैसे हैं? कुछ? हाँ कुछ ही हैं, मोहनलाल ने गहरी सांस लेकर कहा। 1-2 दिन में पगार मिलेगी। जब पगार मिलेगी तो तब दे देना, अभी मैं खुद से ही काम चला लूँगा। ला दे। बनवारी, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, तू पगार मिलने पर। रहने दे, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा। बनवारी ने देसी का नया गिलास भर लिया। मैं तो धन्नो के लिए मांग रहा था। 2 दिन से धन्नो कह रही थी कि मैंने नया सूट सिलवाना है। नए सूट में मुझे मोहन देखेगा तो खुश हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, मैं। धन्नो ऐसा कह रही थी? मोहनलाल की आंखें चमक उठी। हाँ, बनवारी ने एक ही सांस में आधा गिलास खाली कर दिया। तो पहले क्यों नहीं कहा? कहने के साथ ही मोहनलाल ने जेब में हाथ डाला और 100 के कुछ नोट निकालकर बनवारी की हथेली पर रख दिए। लो, बढ़िया सा सूट सिलवा कर देना धन्नो को। बनवारी ने नोटों को देखने के पश्चात मोहनलाल को देखा। कितने हैं? जितने भी हैं,
इसमें से बढ़िया सूट बन जाएगा। फिर ठीक है। बनवारी ने सिर हिलाकर नोटों को जेब में डाला। तेरे को पगार कब मिलेगी? अब पगार का तूने क्या करना है? यह तो सूट के पैसे हुए, दुपट्टा भी तो लेना है। पगार में से दुपट्टे के पैसे भी देना, भूलना मत। हाँ हाँ, दे दूंगा, मोहनलाल चिकनी चुपड़ी स्वर में कह उठा। बनवारी, हाँ हाँ बोल। बहुत इंतज़ार हो गया, अब धन्नो के साथ मेरी शादी करा दे। उसकी शादी की उम्र हो गई है। धन्नो ने तेरे को कभी अमूल घी का डिब्बा दिया? नहीं। फिर तो दिक्कत वाली बात आ गई। खैर, मैं धन्नो को तैयार करवा लूँगा। थैंक यू बनवारी, थैंक यू थैंक यू। मोहनलाल खुशी से भर उठा। धन्नो को कह देना चमन लाल की बहन के लड़के से अमूल घी का डिब्बा वापस लेकर मोहन को दे दे। सब ठीक कर दूंगा मैं। तेरे पास सिगरेट है? हाँ। मोहन ने तुरंत जेब से पैकेट निकाला। पैकेट ही रख दे यहाँ, कभी कभी रात को ज़रूरत पड़ जाती है। मोहनलाल ने फौरन पैकेट रख दिया। तूने अंग्रेजी नहीं पिलाई कभी? कभी बोतल ले आना, मुझे अकेले बैठकर पीने में मज़ा आता है। बोतल तो मैं कल ही ला दूंगा, लेकिन धन्नो को बाकी बातें मेरे पर छोड़ दे। बनवारी गिलास में से तगड़ा घूंट भरता हुआ बोला। यहाँ पर ज़्यादा देर मत बैठ, धन्नो आ गई तो वह समझ जाएगी तूने मुझे भड़काया है। मोहनलाल फौरन उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ, कल अंग्रेजी की बोतल लाना, ब्रांड बढ़िया होना चाहिए। बनवारी ने मुस्कुराकर कहा। ले आऊँगा, तुम धन्नो को जल्दी जा, धन्नो आने वाली होगी। मोहनलाल जल्दी से बाहर निकल गया। बनवारी लाल के चेहरे पर कड़वे भाव फैल गए। उल्लू का पट्ठा, वाहन चालक, अमूल घी खाएगा, मोबाइल ऑयल तेरे मुंह में डालूंगा। बड़बड़ाने के साथ ही बनवारी ने हाथ में पकड़ा गिलास एक ही सांस में खत्म कर दिया। मीर सिंह चावला आज बेडरूम में बैठा विस्की की चुस्कियां ले रहा था। चेहरे पर शांत भाव थे, वह किसी खास सोच में नहीं लग रहा था। तभी अजीत मलिक ने भीतर प्रवेश किया। सर, मलिक ने कहा, देवराज चौहान अपना सामान ले आया है। मीर सिंह ने उसे देखा। सामान में क्या क्या लाया है? कपड़े ही हैं। कोई हथियार? नहीं मिला, तलाशी ली गई थी। मीर सिंह ने घूंट पड़ने के बाद हौले से सिर हिलाया। मलिक, खेल में मज़ा नहीं आ रहा, मामला बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है। मैं समझा नहीं। मीर सिंह चावला अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। देवराज चौहान के काम करने की रफ्तार बहुत धीमी है। ऐसा इसलिए है कि वह हद से ज़्यादा सावधानी बरत रहा है। खुलकर काम करने का उसे मौका नहीं मिल पा रहा। मैं आमतौर पर बंगले पर ही मौजूद रहता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? शायद आप ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल में देवराज चौहान को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। मीर सिंह हंसा। जैसा आप ठीक समझे। अजीत मलिक मुस्कुरा उठा। और देवराज चौहान को मौका तभी मिल सकता है जब मैं बंगले से बाहर चला जाऊं। मीर सिंह ने सोच भरी स्वर में कहा, फिर विस्की का घूंट भरा। देवराज चौहान को कौन सा वक्त सूट करेगा, रात का या दिन का? क्षणिक सोच के पश्चात मलिक बोला, मेरे ख्याल में रात का वक्त ठीक रहेगा। वह आराम से काम कर सकेगा, वह कम खतरा महसूस करेगा। मीर सिंह चावला ने धीमे से सिर हिलाया। मेरा भी यही ख्याल था। मलिक, मैं कल शाम को बाहर जाऊंगा और आधी रात के बाद आऊंगा। कॉकटेल पार्टी और डिनर है। यह बात किसी तरह उड़ाकर देवराज चौहान के कानों तक पहुंचा देना, इस तरह कि देवराज चौहान को शक न हो कि कहीं गड़बड़ है। जी। कल मेरे जाने के बाद वीडियो कैमरे के द्वारा स्क्रीन पर देवराज चौहान की हरकतों को नोट करना। यस सर। मीर सिंह चावला घूंट भरकर कहर भरे अंदाज में मुस्कुरा पड़ा। मौत के खेल में कभी कभी दुश्मन को खुला भी छोड़ देते हैं ताकि वह खुलकर मैदान में आए और ठीक मौके पर उसे गर्दन से पकड़ लिया जाए। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मौत की इस बाजी में मेरे सामने देवराज चौहान जैसा खिलाड़ी है। कहते हुए मीर सिंह हौले से मौत की सर्द हंसी हंस पड़ा था। बापू, खाना, धन्नो ने क्वार्टर में प्रवेश करते हुए कहा और बढ़कर बनवारी के सामने खाने का थाल रख दिया। खा लो, ठंडा हो जाएगा। बनवारी ने ठीक ठाक पी रखी थी। चमन लाल की बहन के लड़के को खाना दे दिया? खाने पर निगाह मारकर बनवारी बोला। हाँ, वह तो कब का खा भी चुका होगा। बनवारी ने थाल अपनी तरफ सरकाया और खाना शुरू कर दिया। धन्नो मौजूदा पुरानी कुर्सी पर जा बैठी। क्या नाम है उसका? पाल, सुरेंद्र पाल। धन्नो मुस्कुराई। अच्छा लगता है तुझे? बनवारी ने मुंह चलाते हुए उसे देखा। कौन? धन्नो की निगाह बनवारी पर जा टिकी। पाल?
हाँ, धन्नो मुस्कुरा रही थी। वह एक ही नज़र में मुझे अच्छा लगने लगा है। बापू, तू उससे शादी की बात कर, उसे तैयार कर कि वह मेरे से शादी कर ले। बनवारी लाल मुस्कुराया। इतना अच्छा लगा तुझे पाल? हाँ, और मोहन के बारे में तेरा क्या ख्याल है? मोहन की बात मत कर बापू, है वह मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। धन्नो ने मुंह बनाया। ठीक है, मैं समझ गया। कल पाल से बात करूंगा। बनवारी ने खाना खाते हुए मुस्कुराकर कहा। वह तुझे पसंद करता है कि नहीं? पसंद तो करता होगा, लेकिन शर्माता है, मुंह से बोलता नहीं। धन्नो ने मुंह बिचकाकर कहा। खानदानी होगा, तभी शर्मा रहा है। बापू, कल उससे शादी की बात जरूर कर लेना। फिक्र मत कर, कल मोहन अंग्रेजी की बोतल ला कर देगा। वह बोतल पाल के साथ ही खोलूंगा। अंग्रेजी का रौब भी पड़ेगा। फिर देखता हूँ कैसे मना करता है तेरे से शादी करने को। अगले दिन देवराज चौहान ने 8:30 बजे सफाई का काम शुरू कर दिया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।